गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सीएनएस नर्वस सिस्टम जो है ये पढ़ेंगे अपन लोग, ठीक है। वैसे तो अपन ने सर्कुलेटरी खत्म किया, उसके बाद अब आप देख रहे हैं सर्कुलेटरी क्या, हाँ एक्सक्रीटरी है, पर अपन पहले नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, उसके बाद एक्सक्रीटरी डिस्कस करेंगे। तो नर्वस सिस्टम के अंदर पहले एक जनरल इंट्रोडक्शन में देती हूँ, उसके बाद इसका क्लासिफिकेशन, चलो पहले वही कर लेते हैं। आपका जो नर्वस सिस्टम है ना, ये इसका क्लासिफिकेशन आप देख लो एक बार। आपको पता होगा दो टाइप के हैं, एक है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। नर्वस सिस्टम जो है आपके ये दो टाइप का है, सीएनएस दैट इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड PNS that is the peripheral nervous system, ठीक है। ये जो आपका CNS है, यानी कि आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसके अंदर आपका क्या आता है, इट कंप्राइज ब्रेन एंड द स्पाइनल कोड। इसमें आएगा आपके ब्रेन और स्पाइनल कोड सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। इट इज कंपोज्ड ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, ठीक है। और ये जो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर इट कंप्राइज ऑफ ऑल द नर्व्स, ठीक है, विच इज कनेक्ट, मतलब एफरेंट और इफरेंट। अब इसके दो फाइबर्स हैं आपके, एक है एफरेंट फाइबर और एक है इफरेंट फाइबर्स। ये जो है ये आते हैं आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर इंक्लूजन में लिख लो, इसके अंदर है एफरेंट और इफरेंट नर्व फाइबर। ये ऐसे लिख लो, चलो ऐसे ही लिख लो, फिर मैं बता दूंगी उसको। तो इट इज कंपोज्ड ऑफ एफरेंट एंड एफरेंट नर्व फाइबर, ठीक है। ये आया समझ में। नर्वस सिस्टम जो है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये दो टाइप है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कोड इंक्लूड होंगे। इसके अंदर इट इंक्लूड ऑल द नर्व्स, इसमें मतलब एफरेंट और एफरेंट नर्व फाइबर्स होते हैं। अब ये जो आपका, ये अपन खैर बाद में लिख लेंगे, अभी एक बार सिर्फ सुन लो। ये जो आपका एफरेंट नर्व फाइबर है, ये क्या करता है, ये आपके स्टिमुलस को टिश्यू या ऑर्गन से आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जाता है, ठीक है। और जो आपका इफरेंट नर्व फाइबर है, ये आपके स्टिमुलस को उस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सीएनएस से टिश्यू या ऑर्गन तक लेके आता है। दोनों का रोल समझ गए। एफरेंट नर्व फाइबर तो जो आपको स्टिमुलस जो मिल रहा है, उस स्टिमुलस को पर्टिकुलर उस ऑर्गन से आपके टिश्यू या ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाएगा। और जो इफरेंट नर्व फाइबर है, ये आपके उस स्टिमुलस को सीएनएस से उस बॉडी या ऑर्गन तक लेके आता है, ठीक है। फिर ये जो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ये इसके फर्दर दो टाइप है आपके। एक है आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एक है आपका ANS दैट इज द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है आपका, ये तो आपका जो इम्पल्स होगा, ठीक है, उसको स्मूथ स्केलेटल मसल तक लेके जाता है, मतलब इट ट्रांसमिट द इम्पल्स टू द स्केलेटल मसल। ये तो स्केलेटल मसल को अपना इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है। जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है, ये अपने इम्पल्स को जो इनवॉलेंट्री स्मूथ मसल्स होते हैं उनके अंदर ट्रांसमिट करता है, ठीक है। फिर आपका फर्दर ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ये भी आपके दो टाइप का है, दैट इज द sympathetic and the parasympathetic nervous system.
एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये एक जनरल सा क्लासिफिकेशन है आपके नर्वस सिस्टम के बारे में। सबको अपन लोग अच्छे से पढ़ेंगे, बट एक सिर्फ अभी ये क्लासिफिकेशन स्टार्ट फॉर्म में देख लेना। नर्वस सिस्टम दो टाइप है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कोर्ड आता है, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आपके एफरेंट और इफरेंट नर्व फाइबर्स होंगे। क्या इनको डिटेल में मैं बाद में ही बता दूंगी, एक बार एक इंट्रोडक्शन यहाँ तो बताया था कि कौन स्टिमुलस कहाँ से क्या लेके जाएगा, ये हम बाद में देख लेंगे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एफरेंट और इफरेंट नर्व फाइबर आते हैं। फिर आपका जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है अगेन दो टाइप का है, एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम एज फॉर सोमैटिक एज फॉर द स्केलेटल, ऐसे याद रख लेना, स्केलेटल मसल को ट्रांसमिट करता है इंपल्स। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है स्मूथ मसल और जो इनवॉलंटरी मसल्स होती है उनमें अपना इंपल्स को ट्रांसमिट करता है। फर्दर आपका जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ये अगेन दो टाइप का है, दैट इज द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सबको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर, पर आपको एक आउटलाइन ऐसे समझ में आया होगा, ठीक है। फिर ये है नेक्स्ट एक पॉइंट, ये जनरल इंट्रोडक्शन के अंदर पैराग्राफ ये आपका एज इट इज एनसीईआरटी के अंदर मिलेगा आपको, कि आपकी जो एनिमल की जो बॉडी होती है ना उसके अंदर अभी अपने एक एंडोक्राइन सिस्टम एक चैप्टर है वो भी रह रहा है, केमिकल इंटीग्रेशन के नाम से है आपके उसके अंदर एनसीईआरटी के अंदर। तो आपके एनिमल्स की बॉडी के अंदर आपका ये नर्वस सिस्टम प्लस आपका एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। इन एनिमल बॉडी दिस नर्वस सिस्टम and this endocrine system, they jointly coordinate and integrate all other functions of the body to function in a synchronized manner। यानी कि आपके एनिमल बॉडी के अंदर आपका जो नर्वस सिस्टम है और आपका जो एंडोक्राइन सिस्टम है ये दोनों मिलकर काम करते हैं आपके किसी भी ऑर्गन को एक सिंक्रोनाइज्ड मैनर के अंदर उसके फंक्शन को करवाने के लिए, ठीक है। ये जॉइंट वर्क करते हैं। अब नर्वस सिस्टम तो क्या करेगा, ये आपके नर्व टिश्यू को ऑर्गेनाइज्ड मैनर के अंदर पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन करवाता है फॉर द प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। एंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है, ये आपके केमिकल इंटीग्रिटी फॉर द हार्मोन, ठीक है। कोऑर्डिनेशन क्या होता है समझ में आता होगा। तो ये तो कोऑर्डिनेशन के लिए इसका हेल्प रोल है, ये केमिकल इंटीग्रिटी थ्रू द हार्मोन। मतलब कुल मिला के दोनों सिस्टम जो है ये एक साथ काम करेंगे फॉर द किसी भी काम को एक सिंक्रोनाइज्ड मैनर के अंदर चलाने के लिए। अब अगर हम लोग, हाँ एक मैंने आपको ध्यान होगा जितने भी सिस्टम पढ़ाया अभी तक, डाइजेस्टिव पढ़ाया, रेस्पिरेटरी पढ़ाया, सबका ऑरिजिन बताया है। तो आपका जो नर्वस सिस्टम है, जो न्यूरल सिस्टम जो है आपका, ये एक्टोडर्म ऑरिजिन का होता है। सबके ऑरिजिन इंपॉर्टेंट है, एक साथ एक पेज पे लिख लेना, सारे सिस्टम होते जा रहे हैं ना, सब में मैं पढ़ाती हूँ, एक साथ एक पेज पर लिख लेना ऐसे आगे की साइड की कौन सा सिस्टम कहां से ऑरिजिनेट हो रहा है। तो आपका जो न्यूरल सिस्टम है इट इज एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन, ठीक है। अब एक पॉइंट ये है, जो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं ना आपके, लोअर इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर आपके जो न्यूरल टिश्यू का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, न्यूरल टिश्यू का जो ऑर्गेनाइजेशन होगा लोअर इन्वर्टिब्रेट्स, ध्यान रखना जो मैंने वर्ड बोला है दैट इज लोअर इन्वर्टिब्रेट्स के बारे में मैं आपके साथ सबसे पहले डिस्कस कर रही हूं। तो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर आपके न्यूरल टिश्यू का जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बहुत ही सिंपल होता है। जैसे कि लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में एक एग्जांपल ले लो, हाइड्रा पढ़ा होगा आपने, इसका एग्जांपल है हाइड्रा। हाइड्रा के अंदर आपके सिंपल मतलब एक ग्रुप के अंदर न्यूरल टिश्यूज प्रेजेंट होती है। सिर्फ ऐसा न्यूरल टिश्यू का ऑर्गेनाइजेशन जो है, न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन आपको लोअर इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर अपन इसी न्यूरल टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन की अगर इंसेक्ट के अंदर बात करें, इंसेक्ट के अंदर ये इनसे ज्यादा बेटर होता है, ठीक है। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूरल टिश्यू इट इज बेटर इन इंसेक्ट। क्यों? यहां पर तो सिर्फ आपके न्यूरल टिश्यू का वो जो ग्रुप नेटवर्क प्रेजेंट था, ये इससे बेटर क्यों है इंसेक्ट के अंदर? क्योंकि इनके अंदर आपका ब्रेन प्रेजेंट होता है along with the
गैंग्लिया एंड न्यूरॉन्स। ठीक है, इसमें ये सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं आपके इंसेक्ट के न्यूरल सिस्टम के अंदर। क्लियर? और आपके जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स के अंदर आपका डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम जो है ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये सिर्फ ऐसे ही जनरल कुछ पॉइंट्स हैं। बाकी मैंने आपको इसका ऑरिजिन डिस्कस कर ही लिया कि ये आपका एक्टोडर्मल ऑरिजिन का होता है। ठीक है, ये एग्जांपल्स देखिए, लोअर इनवर्टिब्रेट्स के अंदर हाइड्रा का बताया, सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है न्यूरल टिश्यूज का। ठीक है, सिर्फ आपके एक ग्रुप के अंदर जो है न्यूरल टिश्यूज जो है नेटवर्क के अंदर एक प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर। इंसेक्ट के अंदर जो न्यूरल सिस्टम का जो ऑर्गेनाइजेशन है ये ज्यादा बेटर होता है इनसे, क्योंकि इसमें ब्रेन अलॉन्ग विद द गैंग्लिया न्यूरॉन्स ये प्रेजेंट होते हैं। वर्टिब्रेट्स की बात करें तो इनके अंदर वेल डेवलप्ड होता है। ये आइडिया लग गया, ये पता लग गया। मैंने आपको बताया था नर्वस टिश्यू और एंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली वर्क करते हैं किसी भी मतलब ऑर्गन के फंक्शन को सिंक्रोनाइज्ड मैनर के अंदर चलाने के लिए। ये क्लासिफिकेशन वाला पार्ट समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, चलो तो पहले जितना अभी ये देखा है ना इसको तो नोट आउट कर लेते हैं, उसके बाद इसके आगे का स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलो एक बार ये लिख लो अपन लोगों ने जो डिस्कस किया है कि आपके ह्यूमन बॉडी के अंदर, इन ह्यूमन बॉडी आपका न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम जो है, न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम they jointly coordinate and integrate all the activities of organ, जिससे कि so that they function in a synchronized fashion. ठीक है, so that वर्क लिख लो, so that they work in synchronized ठीक है, वो लिख लेना वो वाला कि न्यूरल सिस्टम तो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन से कोऑर्डिनेशन के लिए, और एंडोक्राइन सिस्टम केमिकल इंटीग्रिटी थ्रू द हार्मोन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है ये आपको पता ही होगा। कोऑर्डिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है इन विच टू और मोर ऑर्गन दे इंटरैक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शन ऑफ ईच अदर। ठीक है, लिख लो चलो ये भी, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस in which two or more organs interact and complement the function of one another. ठीक है, फिर नेक्स्ट ये है आपका नर्वस न्यूरल सिस्टम जो है। न्यूरल सिस्टम के ऑरिजिन की हम लोग बात करेंगे। तो न्यूरल सिस्टम जो है इट ऑरिजिनेट फ्रॉम, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, इट ऑरिजिनेट फ्रॉम एक्टोडर्म। ठीक है, तो ये लिख लो इसका ऑरिजिन, दैट इज न्यूरल सिस्टम originate from, it is ectodermal in origin. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज दिस,
मैंने आपको वो न्यूरल टिश्यू का ऑर्गेनाइजेशन बताया ना, हाइड्रा लोअर इनवर्टिब्रेट्स के अंदर कैसा है, इंसेक्ट्स के अंदर कैसा है, वर्टिब्रेट्स के अंदर कैसा है, इसे अपन लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट सबसे पहले तो ये लिख लेना कि आपका जो न्यूरल सिस्टम होता है ना, जितने भी एनिमल्स होते हैं उनका एक हाईली स्पेशलाइज्ड सेल से बनता है। उस हाईली स्पेशलाइज्ड सेल को हम बोलते हैं न्यूरॉन्स। ठीक है, लिख लो, द न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल द एनिमल्स it is made up of highly specialized cell। इस हाईली स्पेशलाइज्ड सेल को हम बोलते हैं, इट इज कॉल्ड न्यूरॉन्स। ठीक है, फिर लोअर इनवर्टिब्रेट्स के अंदर न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है ये लिख लीजिए। तो लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट इज एज इट इज, ये सारी की सारी लाइंस जो है मैं आपके साथ ये जो पैराग्राफ में जो डिस्कस कर रही हूँ एनसीईआरटी के अंदर है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है पढ़ना। दैट इज न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इन लोअर इनवर्टिब्रेट्स। लोअर इनवर्टिब्रेट्स के अंदर आपका जो न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन होता है इट इज सिंपल। बिकॉज जस्ट आपके नेटवर्क ऑफ न्यूरल टिश्यू जो है ये प्रेजेंट होता है इनके अंदर। ठीक है, लिख लेना, इसको एड ऑन कर लेना आप आगे। फिर मैंने आपको इंसेक्ट के अंदर बताया कैसा होता है। तो जो न्यूरल टिश्यू का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूरल टिश्यू इन इंसेक्ट। इंसेक्ट के अंदर ये ज्यादा बेटर होता है। इट इज बेटर, रीजन बताया मैंने, क्योंकि ब्रेन जो है इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ब्रेन इज प्रेजेंट along with ganglia and neural tissues। ठीक है, इसमें चलो लिख ही लो, मुझे लगता नहीं है आप लोगों को पता नहीं। सिंपल क्यों होता है, जस्ट नेटवर्क ऑफ न्यूरल टिश्यूज जो है वो न्यूरॉन्स का जो नेटवर्क है वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है। लिख लेना, आपने ऐड कर लिया होगा, मैंने पहले लिखाया था। ठीक है, इसमें ब्रेन भी प्रेजेंट होता है आपके इंसेक्ट के जो न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, गैंग्लिया और न्यूरल टिश्यूज ये प्रेजेंट होते हैं। और आपके जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स का जो न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन होता है इट इज वेल डेवलप्ड। ठीक है, इन वर्टिब्रेट्स neural system is well developed। ठीक है, आया आपको इतना समझ में? नेक्स्ट हम लोग क्लासिफिकेशन वाले पार्ट पर जाएंगे, इतना नोट कर लो पहले। अब अपन जो क्लासिफिकेशन वाला जो पार्ट था ना, एक काम करते हैं, थोड़ा सा थ्योरेटिकली लिखने से अच्छा चार्ट बना के उसके अंदर जितने भी पॉइंट्स है ना मैं वही लिखाती जाती हूँ। मेरे पास थोड़ा अगर स्पेस कम लगेगा तो मैं आपको बोल दूंगी, आप ऐड ऑन कर लेना। ठीक है, तो ये आपको पता है आपका जो नर्वस सिस्टम है दो टाइप है, एक है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मैं ऊपर से इसलिए शुरू कर रही हूँ।
सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं PNS, दैट इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब इसमें ऐसे लिख लो, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या आता है? इट इंक्लूड ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इट इंक्लूड ब्रेन एंड द स्पाइनल कोड। यही इसके ब्रैकेट में ये लिख लेना, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है आपका, इट इज द साइट फॉर द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग और कंट्रोल का साइट है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यही पॉइंट्स हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं, तो ये पूरा चार्ट में ही अपन एड ऑन कर लेंगे सारा, जिससे थ्योरेटिकली ज्यादा नहीं देखना पड़े। तो इट इज द साइट फॉर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। ठीक है, नेक्स्ट जो ये इतना ही है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ये 2 पॉइंट ही ध्यान रखने कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, इट इज द साइट फॉर द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल, एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम इट इंक्लूड ब्रेन एंड द स्पाइनल कोड। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इट इंक्लूड ऑल द नर्व्स विच इज एसोसिएटेड विद द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। 2 टाइप के नर्व फाइबर्स जो है ये आपके प्रेजेंट होते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। इट इज द एफरेंट एंड द इफरेंट नर्व फाइबर। अब मैं ब्रैकेट में तो लिख रही हूँ एफरेंट और इफरेंट नर्व फाइबर, और उसका फंक्शन ना आप ऐसे ही एरो लगा के लिख लेना। ठीक है, तो लिखो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या है? इट कंसिस्ट एफरेंट नर्व फाइबर। ये जो आपका एफरेंट नर्व फाइबर होता है, इसका फंक्शन क्या है? ये आपके इंपल्स को टिश्यू या ऑर्गन से कहां पहुंचाता है? CNS में। ठीक है, तो इट ट्रांसमिट इंपल्स। ये इंपल्स को कहां से कहां पहुंचाएगा? इट ट्रांसमिट इंपल्स फ्रॉम टिश्यू या ऑर्गन से टू CNS में पहुंचाता है। ठीक है, ये तो काम है आपके एफरेंट नर्व फाइबर का। एक और क्या है इसके अंदर? इट इज द इफरेंट नर्व फाइबर। इफरेंट नर्व फाइबर क्या करता है? आपके इंपल्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कंसर्न्ड उसके टिश्यू या ऑर्गन में पहुंचाता है। ठीक है, तो लिख लो इसका वर्क भी यही, इट ट्रांसमिट इंपल्स फ्रॉम CNS से टू कंसर्न टिश्यू या फिर आपके उस ऑर्गन में। ठीक है, यहां तक क्लियर है? फिर नेक्स्ट पॉइंट ये तो है कि भाई आपके इसमें इंक्लूजन क्या क्या है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, 2 तरह के नर्व फाइबर जो आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में थे, इट इज द एफरेंट एंड द इफरेंट नर्व फाइबर। दोनों कहां से कहां आपके इंपल्स को कैरी करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, ये अपन लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट पॉइंट, आपका जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ये आपके इसके भी फर्दर आपके 2 टाइप हैं। एक है आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, और एक है आपका ऑटोनॉमस नर्वस ANS, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ठीक है, आपका जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है
इसका क्या काम है, ये S4, इसको याद ऐसे रख लेना, S फॉर सोमैटिक एंड S फॉर द स्केलेटल मसल। तो जो आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम है ये इंपल्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्केलेटल मसल में ट्रांसमिट करेगा, और जो आपका ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है ये आपके इंपल्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कहां पर ट्रांसमिट करता है, आपकी जो इनवॉलेंट्री का मतलब क्या होता है, इनवॉलेंट्री या स्मूथ मसल्स पढ़ाए थे तब बताए थे। वॉलंटरी यानी कि वॉलंटरी कंट्रोल है किसी चीज पर, यानी कि आप अपने विल पावर के अकॉर्डिंग उसके मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। इनवॉलंटरी मतलब उसमें जो मूवमेंट है वो इनवॉलंटरी एक्शन है, आप अपने विल पावर के अकॉर्डिंगली उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो ये इंपल्स को जो है आपके इनवॉलंटरी मसल्स के अंदर ट्रांसमिट करता है। ठीक है, ठीक है, तो लिख लो आपका जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है इट ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम, कहां से कहां ट्रांसमिट करता है ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, इट ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू कहां करेगा, एज फॉर सोमैटिक एंड एज फॉर स्केलेटल मसल। ठीक है, और जो आपका ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है ये आपके इंपल्स को कहां से कहां ट्रांसमिट करेगा, इट ट्रांसमिट इंपल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू आपके स्मूथ और इनवॉलंटरी मसल्स के अंदर। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ठीक है, हाँ, एक इसको फिर लास्ट जो डिवीजन है ये लिख लो कि आपका जो फर्दर जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है इट इज ऑफ टू टाइप, दैट इज द सिंपैथेटिक एंड द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, क्लियर है यहां तक का सारा पार्ट आपको? चलो अब एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और देख लेते हैं अपन न्यूरल टिश्यूज के बारे में। उसमें ये है कि चलो ये तो लिख लिया सभी ने, हटा दो इसे। इसके अंदर आपका ये तो अपन ने देख ही लिया कि इसका ओरिजिन क्या है, एक्टोडर्मल ओरिजिन का है, ये तो शायद मैं पहले लिखा चुकी आपको ये पॉइंट। आपके जो न्यूरल टिश्यूज जो है ना, तो आपका जो न्यूरल टिश्यू है इट कंपोज्ड ऑफ टू टाइप ऑफ सेल, दो चीजों से मिलके बना हुआ है ये। इट इज कंपोज्ड ऑफ एक तो है आपके न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लिया, दैट इज द न्यूरोग्लियल सेल्स। ठीक है, इट इज कंपोज्ड ऑफ दिस न्यूरॉन्स एंड द न्यूरोग्लियल सेल। ये जो आपके न्यूरॉन्स है ना, चाहो तो आप इसके ब्रैकेट में लिख लो, इट इज द, वैसे भी इसको पूरा अपन डिस्कस करेंगे तब आएगा, जो न्यूरॉन्स जो होते हैं इट इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन्स जो है यहां पर इसके लिख ही लो, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, फिर आपके एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है कि आपका जो न्यूरॉन्स है ये तीन चीजों से मिलके बना होता है।
अब आप सोचो दो ही एरो क्यों लगा रही हूँ, तीन चीजों से मिलके बना होता है। तो देखो उसमें है न्यूरॉन्स जो है आपकी तीन चीजों से मिलके बना हुआ है। एक तो है इसके अंदर आपकी सेल बॉडी, ठीक है, सेल बॉडी या फिर इसे अपन साइटोन भी बोलते हैं, ठीक है। एक तो ये, दूसरी चीज जो मैंने इसमें बता रही हूं ये है आपका सेल प्रोसेस। अब इसको आप कैसे देखना, सेल प्रोसेस जो है ना, यानी कि इसके अंदर होते हैं आपके एक्सॉन और डेंड्रोन। इट इंक्लूड डेंड्रोन एंड एक्सॉन, ठीक है। आपके एनसीईआरटी के अंदर जो लाइन लिखी है ना, एनसीईआरटी के अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि न्यूरॉन्स जो है इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। इट इज मेड अप ऑफ थ्री पार्ट, दैट इज द सेल बॉडी, डेंड्रोन एंड द एक्सॉन। और फिर ऐसे करके लिखा हुआ भी है कि डेंड्रोन और एक्सॉन जो है इसको बोलते हैं अपन सेल प्रोसेस। तो ये वाली कहानी पूरी क्लियर हो गई आपको? हाँ, अब इसमें अपन एक एक चीज को ना पूरा न्यूरॉन्स, सेल बॉडी, सेल प्रोसेस में डेंड्रोन और एक्सॉन क्या है, न्यूरोग्लिया, इन सबको अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। पर आपको एक कंपोजिशन जो है न्यूरल सिस्टम का ये समझ में आ गया होगा, न्यूरल सिस्टम ही लिख लो। ठीक है, समझ में आया? तो चलो पहले इतना नोट कर लो, फिर अपन सेल बॉडी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अपन ने देख लिया न्यूरल टिश्यू जो था, सिस्टम लिख दिया, अभी कर लेंगे। न्यूरल टिश्यू जो था आपके न्यूरॉन्स और न्यूरोगिलिया से मिलके बना था, ठीक है। न्यूरॉन्स के बारे में लिख लो, सबसे पहला पॉइंट यही आपको मैंने वहां पे लिखा दिया, खैर इसको फिर अब मैं यहाँ पर रिवाइंड नहीं कर रही। न्यूरॉन्स में लिखा दिया मैंने, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, और ये सबसे लॉन्गेस्ट सेल है इसका, ठीक है। फिर आपके न्यूरॉन्स को फर्दर मैंने बोला तीन पार्ट से मिलके बनाए, दैट इज द सेल बॉडी एंड डेंड्रॉन्स एंड द एक्सॉन। डेंड्रॉन और एक्सॉन को क्या बोलते हैं अपन? सेल प्रोसेस। अब इसमें अपन सेल बॉडी में डायरेक्ट स्टार्ट कर देती हूं, तो लिख लीजिए आप लोग, हेडिंग डाल लो सेल बॉडी। और इस सेल बॉडी को एक और जिस नाम से जाना जाता है, इट इज कॉल्ड साइटोन। इसका एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं सोमा। बहुत सारे नाम है इसके, ठीक है। और लास्ट नाम जो है सेल बॉडी का, इट इज पेरिकैरियन। ये सिनोनिम्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? कई बार पूरी राम कहानी पता होती है इसकी, पर सिनोनिम से क्वेश्चन बन जाता है और आप समझ नहीं पाते, तो नाम सबके पूरे पता होना चाहिए। तो सेल बॉडी, या फिर बोलिए साइटोन, या फिर बोलिए सोमा, या फिर पेरिकैरियन, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि ये जो होता है ना, इट हैज यूनिन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। मतलब समझ, यूनिन्यूक्लिएटेड यानी कि एक न्यूक्लियस होता है इसके साइटोप्लाज्म के अंदर। तो सबसे पहला पॉइंट यही है आपके सेल बॉडी के बारे में, इट हैज यूनिन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज, अब साइटोप्लाज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। आपने सेल बायोलॉजी पढ़ रखी है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। तो आपका जो सेल बॉडी होता है ना, इसके साइटोप्लाज्म के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, वो सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, एक को छोड़कर। वो किसको छोड़कर? जो सेल ऑर्गेनेल्स आपके इसके अंदर एब्सेंट होता है, इट इज सेंट्रियोल, ठीक है। यानी कि ये जो यूनिन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म है, तो सेल बॉडी के साइटोप्लाज्म के अंदर आपके सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट सेंट्रियोल। अब सेंट्रियोल इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो आपको पता है सेंट्रियोल का फंक्शन क्या होता है? पता है? सेल बायोलॉजी पढ़ चुके ना अपन, सेल डिवीजन के अंदर उसका रोल था। अब वही चीज इसके अंदर एब्सेंट है, तो सेंट्रियोल आपके नर्व सेल के अंदर एब्सेंट होता है, इसीलिए इसके अंदर सेल डिवीजन भी एब्सेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और सेल ऑर्गेनेल्स भी इसके साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एक है जैसे कि निसल्स ग्रेन्यूल। निसल्स ग्रेन्यूल क्या होता है ये हम और भी डिस्कस करेंगे इसे, पर पहले इतना लिख लो, ठीक है। तो इट हैज यूनिन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट पॉइंट, किसको छोड़कर? एक्सेप्ट सेंट्रियोल।
सेंट्रियोल के अलावा ऑल अदर सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट इन इट्स साइटोप्लाज्म। सेंट्रियोल के अलावा बाकी के जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स इसके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, अब सेंट्रियोल नहीं है तो इसका जो फंक्शन है वो भी इसके अंदर नहीं होता होगा, तो लिख लीजिए सेंट्रियोल इज एब्सेंट इन न्यूरल टिश्यू। सेंट्रियोल क्योंकि आपके न्यूरल टिश्यू में एब्सेंट होता है, इस वजह से इसके अंदर सेल डिवीजन भी एब्सेंट होता है। सो सेल डिवीजन इज एब्सेंट। ठीक है, और इसके अंदर जो दूसरे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं उसका नाम लिख लो, फ्यू अदर cell organelles are present in its cytoplasm called, वो है Nissls granule। ठीक है, आया आपको समझ में? इट इज ऑल अबाउट द सेल बॉडी। नेक्स्ट आपका निसल्स ग्रैन्यूल के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, थोड़ा बहुत कुछ पॉइंट्स। इसके आगे की जो चीज है पर अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज का जस्ट एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था, डिटेल में अपन नेक्स्ट लेक्चर में ही जाएंगे। जस्ट इसमें जो मेन चीज है ना, वो तो जो पैराग्राफ थे वो तो आपके एनसीईआरटी पे थे, इसलिए आप ध्यान रख लेना। एक तो इसका ओरिजिन ध्यान रखिएगा, नर्वस न्यूरल सिस्टम का एक्टोडर्मल ओरिजिन का होता है। ठीक है, फिर वो इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर इसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, लोअर इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर, वर्टिब्रेट्स के अंदर कैसा है, इंसेक्ट्स के अंदर कैसा है, इसका जो पूरा का पूरा जो आपका क्लासिफिकेशन है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उनके सबके फंक्शंस आप वहां से ही, मैंने उसमें चार्ट में ही ऐड ऑन करा दिए थे ब्रैकेट में, वो याद रख लेना। प्लस फिर आपके ये जो न्यूरल टिश्यू है, न्यूरल टिश्यू का ब्रेकअप बताया मैंने, सिस्टम लिखा है। न्यूरल टिश्यू जो है ये आपके न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया से मिलके बना है। न्यूरॉन्स के अगेन 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, दैट इज द सेल बॉडी, डेंड्रॉन एंड एक्सॉन। ठीक है, इसमें अब हर एक चीज को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेल बॉडी मैंने आपको उसके बारे में बता दिया। ठीक है, यूनिन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म है, फिर सारे पॉइंट साइटोप्लाज्म से रिलेटेड है। तो इसके साइटोप्लाज्म में सेंट्रियोल एब्सेंट है, बाकी सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, सेंट्रियोल जो है एब्सेंट है। सेंट्रियोल का फंक्शन सेल बायो से आपको याद होना चाहिए कि सेल डिवीजन में इसका रोल था। अब क्योंकि ये नर्वस टिश्यू में प्रेजेंट है ही नहीं, तो इसके अंदर सेल डिवीजन भी नहीं होगा। अब मैंने बोला सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, अपन जितने सेल ऑर्गेनल्स पढ़ते हैं उसके अलावा कुछ सेल ऑर्गेनल्स और भी प्रेजेंट होते हैं इसके साइटोप्लाज्म के अंदर। फॉर एग्जांपल निसल्स ग्रैन्यूल। निसल्स ग्रैन्यूल क्या होता है नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। एक पॉइंट अभी लेकिन आया है तो यहाँ देख लो कि जो निसल्स ग्रैन्यूल्स है ना आपके सेल बॉडी में भी प्रेजेंट होगा, डेंड्रॉन में भी प्रेजेंट होगा, लेकिन एक्सॉन में ये एब्सेंट होता है। ठीक है, तो आया आपको इतना समझ में? जस्ट एक इंट्रोडक्टरी पार्ट आज हम लोगों ने डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग निसल्स ग्रैन्यूल, डेंड्रॉन, एक्सॉन, न्यूरोग्लिया ये सब क्या है और माइलोजेनेसिस एक प्रोसेस है, ये अपन अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये जस्ट बेसिक था आज की क्लास जो थी इसकी, इसलिए पढ़कर जरूर बैठना। ठीक है, थैंक यू।